नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए का पाठ सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी रचनाओं में जो आगे हैं वो हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से लेखक बहुत आहत हुए और उसी दुख की अभिव्यक्ति इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगी। इस पाठ में लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह सहज और सरल तो है, परंतु कहीं कहीं बहुत गूढ़ भी हो गई है। इसलिए आपको अधिक ध्यान से इस पाठ को पढ़ना होगा। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सांवले सपनों की याद, और मैं गुंजन शर्मा इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पाठ के शुरू में उन्होंने सालिम अली की शव यात्रा को देखकर जो उनके मन में विचार आए उन्हें लिखा है। सांवले सपने क्या हैं? सांवला रंग हल्का काला होता है, जैसे श्याम वर्ण कृष्ण का वर्ण श्याम है। यहाँ सांवला सपनों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अब ये सपने सालिम अली के साथ ही चले गए। जो उन्होंने कुछ करने का सोचा होगा, जो सपने उन्होंने देखे होंगे, वे सभी सपने मौत के अंधेरे में खो जाएंगे। वे ऐसे सपने जिन्हें याद करके हमें दुख होगा, उन सपनों को हम सांवले सपने कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन के भावों के साथ कई रंगों को जोड़ते हैं। जैसे तबीयत हरी हो जाना, जब हम अधिक प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं तबीयत हरी हो गई। गुस्से से लाल हो जाना, क्रोध से लाल रंग को जोड़ा जाता है। डर के मारे सफ़ेद पड़ जाना और भय के कारण सफ़ेद रंग जोड़ा जाता है। और जब मन उदास होता है तो हम उसे काले रंग से जोड़ते हैं। तो लेखक ने सालिम अली के अब कभी न पूरे होने वाले सपनों को सांवले सपने कहा है, क्योंकि सालिम अली ने अपने अंतिम सफर तक पक्षियों के लिए कार्य किया। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ जब पाठ का प्रारंभ हो रहा है तो सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। सुनहरे गोल्डन परिंदों पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम यानी भीड़, मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है, जा रहा है मृत्यु की तरफ, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। सब मृत्यु को प्राप्त एक दिन होने ही है, उसको कोई रोक टोक सके ऐसा तो संभव ही नहीं है। और इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, क्योंकि शव यात्रा सालिम अली की है तो आगे आगे सालिम अली ही चल रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अब से पहले उन्होंने जितनी यात्राएं की थी, जितने सफ़र किए थे, एक दिन लौटकर वो घर पर आ ही जाते थे। लेकिन ये जो सफ़र है, जिस सफ़र पर आज सालिम अली निकले हैं, वह उनका अंतहीन सफ़र है जिसका कभी अंत नहीं होगा। अर्थात मृत्यु के बाद कभी सालिम अली अपने घर वापस नहीं आएंगे। इसलिए यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। पुरानी सभी यात्राओं से, पिछली सभी यात्राओं से ये उनकी यात्रा भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। और जीवन के सारे तनाव, चिंताओं, टेंशन से और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ है भाग जाना, किसी समस्या से भाग जाना। तो अब सालिम अली
का यह अंतिम पलायन है। इसके पश्चात कभी लौटकर सालिम अली नहीं आएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो यहाँ पर लेखक सालिम अली को कहते हैं कि उस वन पक्षी की तरह जिसने अपना आखिरी गीत गाया है और मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसी तरीके से सालिम अली भी प्रकृति में विलीन हो गए हैं। पंच महाभूतों से बने हुए इस शरीर को आखिर में पंच महाभूतों में ही मिल जाना होता है। तो इसीलिए सालिम अली कह रहे हैं कि प्रकृति में विलीन हो गए हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने जिस्म की हरारत और अपने दिल की धड़कन देकर भी उनको जीवित नहीं कर सकता। अर्थात ये पंछी अब दोबारा जीवन के गीत नहीं गा सकेगा। मुझे नहीं लगता इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना चाहेगा। सालिम अली ने वर्षों पूर्व कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। ठीक ऐसे ही जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों, प्रकृति की इन सभी चीज़ों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का अर्थ है प्रसन्नता का सोता फूटता कैसे महसूस कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसे अपने स्वार्थ के पीछे प्रकृति की किसी भी धुन को, प्रकृति में व्याप्त जितनी भी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, जैसे चाहे आपके जंगल, पहाड़, झरनों और आबशारों भी एक पानी का ही एक स्रोत होता है, सोता आप इसको कह सकते हैं, कि मनुष्य इन सबको प्रकृति की नज़र से देखना ही नहीं चाहता। वह इन सब को अपने स्वार्थ पूर्ति का केवल एक माध्यम मात्र मानता है। और सालिम अली ही थे जो अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुन सकते थे। उनके भीतर पक्षियों की आवाज़ को सुनकर रोमांच का सोता जैसे फूट पड़ता था। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ लेखक सालिम अली का परिचय देना चाहते हैं कि एहसास की, भावों की, क्योंकि वो एक भावुक व्यक्ति थे सालिम अली। जो भावुक व्यक्ति होता है वो आम व्यक्तियों की समझ में कम आता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। मिथक शब्द इंग्लिश के मिथ से आया है जिसका अर्थ है अनरियल, जिसका मैं सामान्य बहुत आसान शब्दों में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मिथक का अर्थ है अनरियल। तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे ही पक्षियों के प्रति भावनाओं से भरे एक व्यक्ति का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था और दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। कृष्ण की बांसुरी को सुनकर दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करती थी और व्यक्ति जैसे मंत्र मुग्ध होकर अपने सब काम धाम छोड़कर उस बांसुरी की धुन में खिंचा हुआ कृष्ण के पास चला जाया करता था। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पूरा वातावरण जैसे कृष्ण की बांसुरी से ही संचालित हुआ करता था। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक कहते हैं कि ये युगों पुरानी घटना है। कृष्ण ने कब अपनी लीलाएं की थी, लेकिन आज भी हम वृंदावन जाएं तो पूरा घटनाक्रम जैसे आंखों के सामने हो जाता है और व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। और ऐसा प्रतीत होता है जब प्रतिदिन सुबह अपना काम करते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं अपने काम से, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी सामने से कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे और अपनी बंसी की आवाज़ पर हर एक के कदम थमने के लिए विवश हो जाएंगे
सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का पानी सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। और ढलती हुई शाम भी जैसे कृष्ण के जादू से अछूती नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुबह, शाम, दोपहर और वृंदावन का एक एक कण, एक एक तिनका श्री कृष्ण के जादू से, उनकी बांसुरी के जादू से कभी अछूता नहीं रह सकता, वंचित नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। इसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि जैसे कृष्ण का जादू हमारे दिलो दिमाग से, उनकी वंशी की आवाज़ का जादू हमारे दिलो दिमाग से कभी जाता नहीं है, ऐसे ही आज से 100 साल के बाद सालिम अली के किए हुए ये कार्य, पक्षियों के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, ये सारे कार्य हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। वो हमारी स्मृतियों से कभी जा नहीं सकते। मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यहाँ लेखक सालिम अली के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि कमज़ोर काया वाले, कि बहुत कमज़ोर काया वाले, बहुत कमज़ोर शरीर वाले थे सालिम अली, जो उम्र की शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे। और शती यानी सेंचुरी, उनकी उम्र को 100 वर्ष पूरे होने में अब बस थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। और लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है, बहुत यात्राएं किया करते थे, पक्षियों की नई नई प्रजातियों के बारे में खोज किया करते थे और पक्षियों के जीवन के बारे में बहुत रिसर्च उन्होंने की है। और इस रिसर्च के कारण उनको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती थी, जिसके कारण उनका शरीर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन यात्राओं की थकान के कारण ही उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। और कि उनका शरीर जैसे कमज़ोर हो गया और उनको कैंसर भी शायद इसी कारण हुआ कि वो अपना कभी ध्यान नहीं रखते थे। केवल उनके जीवन का मात्र उद्देश्य था पक्षियों के लिए अपने जीवन को स्वाहा कर देना। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। और लेखक कह रहे हैं कि मृत्यु तक भी इन्होंने पक्षियों की हिफाजत के प्रति अपने प्रयास करने बंद नहीं किए। मौत भी उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। और सालिम अली जिस दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे, उनको ऑब्जर्व किया करते थे दूर से, वह दूरबीन जैसे मृत्यु के बाद ही उनकी आंखों से उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेखक कह रहे हैं कि शायद ही उनके जैसा कोई बर्ड वॉचर हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं और कभी कभी जब एकांत में बैठते थे तो पक्षियों की दुनिया में बिना दूरबीन के भी शांत माहौल में बैठे हुए पाए गए हैं, जैसे आत्मचिंतन कर रहे हों। और दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और जो कि आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। लेखक कह रहे हैं कि उनकी नज़रों में कुछ जादू था कि जो भी चीज़ उनकी आंखों के सामने, प्रकृति की कोई भी चीज़ उनकी आंखों के सामने आती थी तो वो उनकी हो जाती थी, जैसे वो उस पर काम करना शुरू कर देते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। और लेखक कहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय स्वयं के प्रभाव में प्रकृति को लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है। उनका नज़रिया, दृष्टिकोण ऐसा है, यदि हम कहीं जाएंगे तो हम अपनी मानवीय दृष्टि से इस दुनिया को देखेंगे। लेकिन सालिम अली का जैसे दृष्टिकोण ही दूसरा था। उनके लिए जैसे चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। जिस दृष्टिकोण से वो प्रकृति को देखते थे वो उन्होंने अपनी मेहनत से गढ़ी थी और उसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी काफ़ी मदद पहुंचाई थी। सालिम अली की धर्मपत्नी तहमीना का यहाँ पर उन्होंने परिचय दिया है कि इस कार्य को करने में तहमीना का भी पूरा सहयोग रहा। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ये स्कूल के दिनों से ही दोनों साथ थे और एक साथ इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को राजस्थानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे।
अब लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली ने केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयास किए थे उनके बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि इस प्रयास में एक प्रयास यह भी शामिल था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। लेखक कह रहे हैं कि चौधरी साहब चरण सिंह जी गांव से क्योंकि बिलोंग करते थे, वो यहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे चौधरी चरण सिंह जी, और क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, गांव से जुड़े हुए नेता थे, तो मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। लेखक कह रहे हैं कि जब सालिम अली उनसे मिले और पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सालिम अली जी ने उनके सामने जो बातें रखी, उससे चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में पानी आ गया। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली जी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। चौधरी साहब भी नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन है जो इस प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लेगा? कौन है जो पक्षियों के बारे में सोचेगा, उनके संरक्षण के, उनके हित के बारे में सोचेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात कोई नहीं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। मुझे याद आ गया है D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। यहाँ लेखक ने एक और पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस का जिक्र किया है। ये भी एक पक्षी प्रेमी थे कि उनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, कितना वो उनको जानती है उसके बारे में कुछ बताए। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि D.H. लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी भी उनको इतना नहीं जानती थी जितनी उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनको जानती थी, क्योंकि वो ज़्यादा समय गौरैया के साथ ही व्यतीत किया करते थे और पूरे समर्पित थे, पक्षियों के संरक्षण के लिए पूरे समर्पित थे। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। फ्रीडा लॉरेंस अपने पति के बारे में कहती हैं कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। वो बहुत खुला और सादा दिल आदमी था, लेकिन उनके बारे में मुझसे ज़्यादा गौरैया जानती है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया, जिसने सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली का जीवन कैसे बदला, कैसे वो एक बालक से पक्षी प्रेमी बन गए। वो ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने उन्हें एक बर्ड वॉचर, एक पक्षी प्रेमी बना दिया। लेखक बता रहे हैं कि बचपन में उनकी एयर गन से, बचपन में बच्चे खेलते हैं, ज़्यादातर बॉयज़ लोग जो होते हैं वो पिस्तौल से खेलते हैं। उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर गई थी। उन्होंने निशाना लगाया तो गौरैया गिर गई, घायल हो गई। अब उस गौरैया के घायल होने से ये इतने आहत हुए, उसकी इतनी सेवा इन्होंने की और उसने इनके जैसे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस गौरैया के कारण ये पक्षी प्रेमी बन गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन पक्षियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे एक बेहतर पर्यावरण इनके लिए बनाया जा सकता है, इस दिशा में मैं अपना काम करूँगा। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और कैसे भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आई हों, ऊंचे नीचे रास्ते, क्योंकि संघर्ष
ये एक सामान्य जीवन नहीं था जिसे सालिम अली जी रहे थे, ये एक संघर्षपूर्ण जीवन था। तो इन संघर्षों में भी लेखक बता रहे हैं कि कभी भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा, हिला नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है प्राकृतिक, और लॉरेंस की ही तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति की गोद में बिताया। प्रकृति के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बने, बल्कि अथाह सागर बनकर उभरे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में कहीं निकले हैं। भ्रमणशील यानी घूमना फिरना, यायावरी से भी तात्पर्य कि बहुत यात्राएं करना। यात्राएं एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो किया करते थे, पक्षियों के संरक्षण के लिए वो जगह जगह घूमा करते थे और पक्षियों के जीवन पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हैं और कैसे इनको संरक्षित किया जा सकता है, कैसे अनुकूल वातावरण उनके लिए बनाया जा सकता है, वो हमेशा इस प्रयास में लगे रहते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें इस तरीके से जानते हैं, उन्हें आज भी लगता है कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी जीवित हैं और कहीं ना कहीं अपने पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अब बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए और सामने आकर खड़े हो जाएंगे और कोई ना कोई खोजपूर्ण नतीजा लेकर ज़रूर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक को पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे। यहाँ जैसे लेखक किसी तिलिस्म को गढ़ रहे हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति के पुनर्जीवित होने की या लौट आने का जैसे उन्हें पूरा विश्वास है। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या जब तक वो लौटते नहीं, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कह रहे हैं कि मेरी आंखें नम हैं, मैं दुखी हूँ, सालिम अली तुम्हें लौटना होगा, तुम लौटोगे ना? तो यह था पाठ सांवले सपनों की याद। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।